नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। किसान आंदोलन में कैसे पाखंड पॉलिटिक्स हो रही है, यह बात आज सबसे पहले जेपी नड्डा ने कही जब उन्होंने राहुल गांधी के पुराने भाषण का वीडियो शेयर किया। थोड़ी देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर गए थे। नाम शहीदी दिवस में भजन कीर्तन का था, लेकिन एजेंडा कुछ और ही था। अपना एजेंडा और झंडा लिए लेफ्ट भी किसान आंदोलन में घुस गया है। किसान आंदोलन पूरी तरह से हाईजैक हो चुका है। लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, हर एक राजनीतिक पार्टी किसान आंदोलन में अपने लिए संजीवनी तलाश रही है। मजदूरों की और किसानों की लड़ाई। वीडियो पुराना है, लेकिन एजेंडा एकदम ताजा ताजा है। प्रधानमंत्री जब कहते हैं किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर गोली चलाई जा रही है, तो वो बंदूक किसकी है? गोली कौन चला रहा है और निशाने पर कौन है, ये जानने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। जब कांग्रेस बिल्कुल वही बात कर रही थी जैसा आज किसान बिल में है, जब संसद में खड़े होकर राहुल गांधी 10 रुपए किलो आलू और किसानों के हित की बात कर रहे थे। कुछ साल पहले यूपी में मेरा दौरा था और एक किसान ने मुझसे सवाल पूछा, मेरे पास आया और उसने कहा, राहुल जी आप एक बात हमें समझाइए, हम आलू बेचते हैं 2 रुपए किलो, मगर जब हमारे बच्चे चिप्स खरीदते हैं तो 10 रुपए का पैकेट आता है, उसमें 1 आलू होता है। और किसान ने मुझसे पूछा, आप हमें बताइए ये क्या जादू हो रहा है? और मैंने उन किसानों से पूछा, आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? और उन्होंने कहा कि राहुल जी इसका कारण यह है कि जो फैक्ट्रियां बनती हैं वो हमारे से दूर होती हैं। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। हाँ, ये वही राहुल गांधी हैं जो आज कृषि कानून को किसान विरोधी बता रहे हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जो खुद घर में बैठकर किसानों को ठंड में डटे रहने की अपील करते हैं। और ये वही राहुल गांधी हैं जो किसानों के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी का ये वीडियो 2015 का है, जब वो अमेठी से सांसद हुआ करते थे। किसानों को बिचौलियों से बचाने की बात कर रहे थे, लेकिन आज किसानों के हक वाले कानून को काला कानून बता रहे हैं। 5 साल में ऐसा क्या हुआ जो राहुल को किसानों के आलू से ज्यादा फैक्ट्री के चिप्स पसंद आने लगे? किसान आंदोलन के बीच बीजेपी और कांग्रेस में भी घमासान जारी है। राहुल के इस वीडियो को जेपी नड्डा ने ट्वीट किया और लिखा, ये क्या जादू हो रहा है राहुल जी? पहले आप जिस चीज की वकालत कर रहे थे, अब उसका ही विरोध कर रहे हैं। देश हित, किसान हित से आपका कुछ लेना देना नहीं, आपको सिर्फ राजनीति करनी है। लेकिन आपका दुर्भाग्य है कि अब आपका पाखंड नहीं चलेगा। देश की जनता और किसान आपका दोहरा चरित्र जान चुके हैं। राहुल गांधी का यह वीडियो जबरदस्त वायरल हो गया। किसान आंदोलन के बीच एक और वीडियो वायरल है जिसपे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी एक साथ दिख रहे हैं। इस वीडियो पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कोई लिख रहा है, अमरिंदर अंबानी से बात कर रहे हैं, प्रदर्शनकारियों को कुछ सीखना चाहिए। एक और ट्वीट है जिसमें लिखा है, अमरिंदर सिंह अंबानी के ऑफिस में बैठे हैं और किसानों से सीधे खरीद पर चर्चा हो रही है और अब इनकी पार्टी किसानों को बहका रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुकेश अंबानी से हाथ मिलाते फोटो भी खूब शेयर की जा रही है। इस वायरल वीडियो और फोटो का क्या सच है और किसानों से इनका क्या लेना देना है, ये जानना जरूरी है। मुकेश अंबानी और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का यह वीडियो साल 2017 का है जिसको अब वायरल किया गया। लेकिन यह भी सच है कि यह मुलाकात किसानों से जुड़ी हुई थी। इस मुलाकात में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फूड प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग में निवेश को लेकर चर्चा हुई थी। इसके साथ ही फूड चेन के डिजिटाइजेशन को लेकर बात हुई थी ताकि लोग मंडी का लाभ अपने मोबाइल फोन से ही उठा सकें। इस मीटिंग पर खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा था, वो आज आंदोलन में बैठे हर एक किसान को जरूर देखना चाहिए।
लिखा है, मुंबई में मुकेश अंबानी जी से मिलकर बहुत खुशी हुई। पंजाब में निवेश और इंडस्ट्री के विकास के लिए अच्छी वार्ता हुई। आज किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा पंजाब के ही किसान मौजूद हैं। पंजाबी किसानों को किस कदर गुमराह किया गया है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। किसानों को डराकर विपक्ष सरकार पर दबाव बनाना चाहता है, लेकिन सरकार भी बिल वापस नहीं लेने पर डटी हुई है। सरकार का हर एक मंत्री किसानों को मनाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। राजनाथ सिंह ने किसानों को समझाते हुए 1991 में नरसिम्हा राव के फैसलों का उदाहरण दिया। कहा, बदलाव दिखने में थोड़ा वक्त लगता है। किसानों से निवेदन किया, 2-3 साल का वक्त दे दीजिए, कृषि कानून का फायदा जरूर मिलेगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में ऐसे लोग जो किसानी का क भी नहीं जानते, ऐसे आसमानी किसान हमारे भोले भाले किसान भाइयों को बहला फुसलाकर उन्हें दूसरी दिशा की ओर मोड़ रहे हैं। पर हमारा विश्वास है कि जैसे जैसे हमारे किसान भाई इन कानूनों का उद्देश्य समझते जाएंगे, वैसे वैसे उनकी चिंताएं दूर होती जाएंगी। दुष्प्रचार करके किसानों को भड़काने की यह कोशिश कतई कामयाब नहीं होगी। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। एक बड़ा दुष्प्रचार यह भी किया गया कि किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से छीन ली जाएगी। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पुनः कहना चाहूंगा, कोई भी मां का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता है। यह मुकम्मल व्यवस्था जो हमारे कृषि संबंधित कानून है उसमें की गई है। जब भी इस देश में व्यापक सुधार हुए हैं, उनका असर दिखने में थोड़ा समय लगा है। चाहे 1991 में नरसिम्हा राव जी की सरकार के समय हुए आर्थिक सुधारों की बात हो या अटल जी की सरकार द्वारा किया गया सुधार हो, उनका लाभ जनता को मिलने में कम से कम कुछ समय लगे हैं। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधार की शुरुआत की गई है। 4-5 साल न सही, कम से कम 2 साल तक इस नए कृषि सुधारों के परिणाम की तो प्रतीक्षा की ही जा सकती है। किसान आंदोलन अब पूरी तरह से राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो चुका है। कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है, तो लेफ्ट अपनी खोई हुई जमीन पाने की फिराक में है। लाल झंडे का एजेंडा एकदम क्लियर है। हाथों में थपली है जिसमें SFI लिखा हुआ है। जुबान पर वही नारे हैं जो आप JNU जामिया प्रोटेस्ट में सुन चुके होंगे। बॉर्डर पे चल रहे किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए SFI के छात्र यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग किस रूप में किसानों के आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं? हाँ जी, किस रूप में आप लोग किसानों के आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं? देखिए, मेरा नाम हिमांशु चौहान है। मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI से बिलोंग करता हूँ और आज इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए सिर्फ छात्र नहीं, छात्र, किसान, मजदूर, महिला, जितने सारे संगठन है इस आंदोलन में कूद गए हैं। लेकिन यहाँ दिख तो रहा है कि वामपंथी विचारधारा के लोग समर्थन कर नहीं, सरकार को यह समझ में तो आ ही रहा है कि यहाँ जो किसानों के विरोध में उसने जो कानून बनाए हैं वो साथ साथ किसानों की आत्महत्याओं तक जा रहे हैं और डेथ वारंट है ये किसानों के लिए। यह सरकार को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। वामपंथी या तमाम तरह की जो बातें कर रही है वो इस किसान आंदोलन को तोड़ने की साजिश है। सरकार से वार्ता फिर शुरू हो रही है किसानों की, आप लोगों को लगता है कोई हल? नहीं, सरकार अभी मान ही नहीं रही, अपनी बात अड़ी हुई है, वो पीछे ले नहीं रही कि कोई भी हो। कितने अपने अड़ियल रवैये पे वह है, माता है। सरकार अगर कानून ये पीछे ले ले तो ये सब खत्म हो जाएगा। ये कहा गया है कि किसानों को भ्रमित किया गया है, वामपंथी विचारधारा के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहली बात, सरकार को शर्म करना चाहिए। उनके साल ही 32 साल तक उनके सरकार में शामिल हुई। शिरोमणि अकाली दल की नेता ने खुद कहा कि ये किसान विरोधी कानून आया है। टिकरी बॉर्डर की तस्वीर भी यही कह रही है कि हर जगह लेफ्ट ही लेफ्ट है। राजस्थान के अलवर में शाहजहांपुर बॉर्डर पर महाराष्ट्र के नासिक से आए लेफ्ट कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं।
शाहजहांपुर बॉर्डर पर सैकड़ों की तादाद में थाली पीटते हुए कम्युनिस्ट के तमाम जो लोग हैं, देखिए यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र से तमाम लोग आए थे, राजस्थान से भी अलग अलग जगह से तमाम लोग आए और आप देखिए थाली पीट रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पर बॉर्डर पर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हजारों की तादाद में ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं और राजस्थान का ये बॉर्डर है, आगे हरियाणा चूंकि सीमा शुरू हो जाती है और यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी के ये तमाम लोग हैं यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि इस पूरे किसान आंदोलन को एसएफआई और कम्युनिस्ट पार्टी ने ही कैप्चर कर लिया है। सर, किसान आंदोलन की जगह ये अब एसएफआई और कम्युनिस्ट पार्टी का आंदोलन ज्यादा लग रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पूरे संगठन के लोग हैं। अब ये क्या कि पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी इनके पास झंडे होते हैं, बाकी किसान जो संघ है, जो हमारे जो भी आंदोलन कर रहे हैं, उनके पास झंडे और बैनर नहीं होते हैं। ये इनके पास झंडे बैनर हैं, इसलिए ये जो झंडे बैनर जो दिख रहे हैं आपको, इससे ज्यादा भीड़ टेंटों में है और वो लोग कैप्चर नहीं है, पूरे सबका सहयोग है। लेफ्ट ने किसान के नाम पर सरकार का विरोध करने की योजना बनाई है, लेकिन शाहजहांपुर के असली किसानों ने लेफ्ट के नकली किसान के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। राजस्थान हरियाणा सीमा शाहजहांपुर पर एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन आसपास के जो किसान हैं, जो गांव हैं, वो लोग परेशान हो गए हैं। उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि ये जितने भी किसान आए हैं यहाँ पर, इनमें से एक भी किसान दिखाई नहीं दे रहा है। जब कहाँ से आए वो किसान? मेरे यहाँ 50 गाँव में कोई भी एक किसान वहाँ अगर मिले तो मैं आपके साथ चलता हूँ। मेरे को आप बताइए कहाँ किसान है? कोई किसान हमारे यहाँ का नहीं, सारे के सारे किराए किसान वहाँ पे आए हुए हैं। जो भी है दिक्कतें आ रही है, आप यूँ तो आप सब यहीं गाँव के रहने वाले लड़के, क्या दिक्कत आ रही है? आने जाने में प्रॉब्लम होती है हमें यहाँ पे। हम जो हैं इस जो हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर के ऊपर नेशनल हाईवे जो दिल्ली जयपुर रोड जा रहा है, इसको आंदोलनकारियों ने जाम कर रखा है और इसके अंदर इस इलाका का एक भी किसान नहीं है। ये लोग महाराष्ट्र से और पंजाब से इधर उधर से लोग लेके भाड़ा से कोई 300 रुपए में, कोई 400 रुपए में लाके इकट्ठे कर रखे हैं। हम मोदी जो कानून लगाया है उसके साथ में उन्होंने बहुत अच्छा कानून बनाया है। जो भी काम कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। रात को यहाँ के बहू बेटी अब नहीं निकल सकती, ये बाहर के तत्व आ रहे हैं, ये छेड़खानी करते, हम खेतों में जाते बच्चे भी घबरा रहे हैं। यातायात बिल्कुल ठप पड़ा है और बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ये गूगल कोटा गांव है, राजस्थान हरियाणा से जुड़ी हुई सीमा का पहला गांव और इस गांव के ये तमाम लोग हैं जिनका कहना है कि किसान हम लोग हैं, ना कि वो लोग जो वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान आंदोलन के बीच हर कोई अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पर लगा है। सिंघू बॉर्डर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे। किसानों के बीच शहीदी दिवस के भजन कीर्तन में हिस्सा लिया, बिल का विरोध, किसानों का समर्थन किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आर पार की लड़ाई बन गई है। जब खेती भी चली जाएगी और खेती पे बड़े बड़ी कंपनियों का अधिकार हो जाएगा तो किसान के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो अपनी खेती को बचाने के लिए बैठे हैं। अभी केंद्र सरकार ने इन्होंने अपने सारे बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया मैदान में। इन्होंने सारे मंत्री उतार दिए, सारे इनके मुख्यमंत्री उतार दिए इन्होंने मैदान में। आके भाषण दे रहे हैं इस कानून से किसानों का फायदा है। मैंने इनके सारे भाषण सुने, अभी तक मेरे को एक भी नेता इनका नहीं मिला जो इस कानून का एक भी किसानों को क्या फायदा होगा ये बता सके। आप भी सुन लेना गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके। पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। केजरीवाल जानते हैं कि सिंघू बॉर्डर से उनका मैसेज वहां तक जरूर पहुंच जाएगा। शहीदी दिवस के मौके पर केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार साहिबजादा दिवस मना रही है। साहिबजादा दिवस सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों और माता के बलिदान को याद करने के लिए मनाया जा रहा है। साहिबजादा दिवस के उपलक्ष्य में योगी आदित्यनाथ ने पग पहनी, मुख्यमंत्री आवास में गुरबानी कीर्तन हुआ। उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और कई मंत्री मौजूद रहे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बहुत स्पष्ट कहा, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। यानी इतनी स्पष्टता के साथ पूरी दुनिया के लिए एक संदेश, और यही कारण है कि पर्व केवल
सिख परंपरा के पर्व नहीं है, ये भारत के पर्व हैं। बोले क्योंकि ये भारत को बचाने का बलिदान है। क्या उम्र होती है जब हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए, भारत को विदेशी आक्रांताओं के क्रूरता और अत्याचार से मुक्त करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र शहीद हुए। किसान आंदोलन 32वें दिन तक पहुंच गया है। दिल्ली बॉर्डर अब भी बंद है, किसान डटे हैं और दिल्ली बेहाल है। अब हर किसी को मंगलवार का इंतजार है। 29 दिसंबर को किसान और सरकार के बीच बातचीत होगी। सुबह 11 बजे का वक्त तय हुआ है। इससे पहले 5 दौर की बात हो चुकी है। ये सरकार और किसानों के बीच छठे दौर की बैठक होगी। अभी मीटिंग हुई भी नहीं है, सरकार ने अपना फैसला सुनाया भी नहीं है, मगर किसान संगठनों ने अपना एजेंडा पहले से ही तय कर लिया है। किसानों के 4 एजेंडे हैं। पहला एजेंडा, तीनों कृषि कानून रद्द करने की प्रक्रिया बताए सरकार। दूसरा एजेंडा, एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की प्रक्रिया और प्रावधान बताए। तीसरा एजेंडा, पराली जलाने पर दंड के प्रावधानों से किसानों को बाहर करे। चौथा एजेंडा, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे में जरूरी बदलाव। किसान नेताओं को पहले से ही यकीन है 29 दिसंबर को भी आंदोलन का समाधान नहीं निकलेगा। इसके लिए अभी से अगले स्टेप की तैयारी की जा रही है। सरकार के एक्शन पर किसानों का क्या रिएक्शन होगा वो भी जरा जान लीजिए। 30 दिसंबर को किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। हरियाणा और पंजाब को टोल फ्री करेंगे। एनडीए के सांसदों और विधायकों का घेराव किया जाएगा। सरकार अपनी बात रख चुकी है, बिल में संशोधन के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी किसानों से बार बार अपील कर चुके हैं। कृषि मंत्री किसानों से बात करने के लिए हर वक्त रेडी हैं। फिर भी किसान टस से मस नहीं हो रहे हैं। किसान आंदोलन अब उस स्टेज पर जा पहुंचा है जहां पर हर हाल में समाधान निकालने की जरूरत है। सरकार झुक रही है, किसान भाइयों को भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और अब बात उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले की जिसने 421 करोड़ रुपए की जमीन को जीरो कर दिया। ये कहानी है महमूदाबाद के राजा की, जिनकी जमीन सीलिंग एक्ट में उत्तर प्रदेश सरकार पास करने वाली है। अच्छी बात यह है कि जमीन अब जनता के काम आएगी। राजा रजवाड़ों की संपत्ति की लड़ाई, कोर्ट ने आखिर सरकारी मुहर लगाई। अब सरकार ये कह रही है कि राजा महमूदाबाद की करीब 421 करोड़ की जो संपत्तियां हैं वो सरकार के पास चली जाएगी। 1947 में राजा चले गए, संपत्ति छोड़ गए। अब सरकार करेगी पब्लिक के लिए इस्तेमाल। राजा साहब की रियासत तो बहुत बड़ी है महमूदाबाद, क्योंकि कई जिलों में है। खंडहर बता रहे हैं इमारत बुलंद थी, लेकिन ये इमारत अब बनेगी सरकारी संपत्ति। इससे पहले भी राजा अमीर मोहम्मद खान की 40 संपत्तियां एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एक्ट के तहत जा चुकी हैं। ये अवध की सबसे बड़ी रियासत महमूदाबाद के राजा साहब की संपत्ति है। जहां तक नजर जाएगी वहां तक राजा साहब की मिल्कियत ही नजर आएगी। हवेली से लेकर किले तक और खेत से लेकर खलिहान तक सब राजा साहब की संपत्ति है। लेकिन अब राजा साहब की संपत्ति पर सीलिंग एक्ट के तहत सरकार का कब्जा होगा और ये संपत्ति अब जनता के काम आएगी। सबसे पहले आप ये समझिए कि सीलिंग एक्ट के तहत कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सीलिंग एक्ट के तहत राजा महमूदाबाद की 421 करोड़ की 422 हेक्टेयर जमीन जब्त करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश में कहा गया है कि राजा महमूदाबाद की सीतापुर में लगभग 400 करोड़ की 388 हेक्टेयर, बाराबंकी में 23 करोड़ की 23 हेक्टेयर और लखीमपुर खीरी में 11 करोड़ की लगभग 11 हेक्टेयर जमीन अब सरकारी हो जाएगी। कानून के मुताबिक ये 421 हेक्टेयर जमीन राजा महमूदाबाद और उनके परिवार के पास ज्यादा है।
सीलिंग एक्ट में राजा महमूदाबाद की सबसे ज्यादा जमीन सरकार सीतापुर में जब्त करेगी। यहाँ करीब 150 ऐसे गांव हैं जहाँ इस सीलिंग एक्ट में राजा महमूदाबाद की जमीन जाएगी। ये पूरी लिस्ट है सीतापुर की और इसके मुताबिक करीब 400 करोड़ की 388 हेक्टेयर जमीन यहाँ पे ऐसी पाई गई है जिसे सरकार अब जब्त कर लेगी। इसमें सीतापुर का केदारपुर है, चंदनपुर है, सेलुहा मऊ है, मोहम्मदपुर है, करीम है, देवरिया है, बदलाहा है, लालपुर है, धर्मपुर है, टिकरा है, रसूलाबाद, बखारीला, गौरा, हाजीपुर, पिपरी, शिवपुरी, देवरिया। तो ये लंबी लिस्ट है और ये इस समय हम जहाँ पे खड़े हैं ये महमूदाबाद है और सहजनी का लखपेड़ा इलाका है। ये आपको जो पूरे खेत दिख रहे हैं यहाँ करीब 5 किलोमीटर दूर तक ये प्रॉपर्टी फैली हुई है। तो इस तरह की ज़मीनें अब सरकार के पास चली जाएंगी इस सीलिंग एक्ट के मुताबिक और प्रशासन का ये कहना है कि ये जो ज़मीनें राजा साहब महमूदाबाद से ली जाएंगी वो जो लैंडलेस लेबर हैं, जिनके पास, जो गरीब लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको दी जाएगी या यहाँ पे कोई सरकारी दफ्तर बनाया जाएगा या जनहित का काम किया जाएगा। महमूदाबाद रियासत के पास अथाह दौलत थी और जमीन इतनी कि जिनका कोई हिसाब नहीं, लेकिन अब सीलिंग एक्ट में राजा महमूदाबाद की 421 करोड़ की संपत्ति सरकार को मिल जाएगी। राजा साहब की संपत्ति जब्त करने के आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर प्रशासन लखनऊ ने दिए हैं। सीलिंग एक्ट के तहत कोई भी एक परिवार 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता। कोर्ट में राजा महमूदाबाद की सीतापुर, बाराबंकी और लखीमपुर में 721 हेक्टेयर जमीन पाई गई। इनमें बाग, मकान, स्कूल और ट्रस्ट की जमीनों को छोड़ दिया गया है और 421 करोड़ की 422 हेक्टेयर जमीन को जब्त करने का आदेश दे दिया गया है। सरकार का कहना है कि ये जमीन अब सरकारी हो जाएगी, जरूरतमंदों को दी जाएगी, यहाँ जनहित के काम होंगे। इसके तहत राजा महमूदाबाद की ये संपत्तियां अब सरकार को मिल जाएंगी। चूंकि ऐसा प्रावधान है और मान लीजिए ये सरकार के नियम है कि जो निर्धारित जोत सीमा है उसके अतिरिक्त अगर कोई भूमि किसी के पास है तो वो राज की संपत्ति मानी जाएगी। तो उसी क्रम में ये जब 2007 में इस न्यायालय में पत्रावली ट्रांसफर होके आई तो उसकी प्रॉपर पक्षों को सुनने के बाद और जो है सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई, सभी जिलों से जो अभिलेख आए और जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर ही जो उनकी सरप्लस लैंड थी उसका जो है घोषित किया गया है सीलिंग के अंतर्गत। कोर्ट ने इन 3 जिलों में करीब 422 हेक्टेयर जमीन को सीलिंग एक्ट के तहत ज्यादा पाया है। इससे पहले राजा महमूदाबाद की 40 संपत्तियां एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एक्ट में जा चुकी हैं। यहां यह समझना होगा कि एनिमी एक्ट यानी शत्रु संपत्ति का मामला सीलिंग एक्ट से बिल्कुल अलग है। संपत्ति के मामले पर यह राजा महमूदाबाद के वंशजों पर डबल अटैक है, क्योंकि पहले एनिमी एक्ट में 40 संपत्तियों पर सरकारी कब्जा करने की तैयारी और अब सीलिंग एक्ट में 421 करोड़ रुपए की संपत्ति का बड़ा झटका। जाहिर है राजा जी के वंशज इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले, इसलिए बड़ी अदालत में अपील करने की तैयारी हो रही है। एडीएम प्रशासन की कोर्ट ने सीतापुर, बाराबंकी और लखीमपुर खीरी के डीएम को आदेश जारी कर दिया है, लेकिन राजा महमूदाबाद के वकीलों का कहना है कि अभी उन्हें फैसले की कॉपी नहीं मिली। कॉपी मिलने के बाद वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। सरकार जो है 421 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है राजा साहब महमूदाबाद की उसको लेने जा रही है। तो कितना बड़ा ये पूरा उनकी रियासत थी, कहाँ कहाँ तक फैली थी, क्योंकि इतनी प्रॉपर्टी जा रही है। देखिए राजा साहब की रियासत तो बहुत बड़ी है महमूदाबाद, क्योंकि कई ज़िलों में है। कोई महमूदाबाद नहीं, जैसे उत्तरांचल है, नैनीताल में है और हरदोई है, बाराबंकी है, लखनऊ है, सीतापुर है। तो ये था प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये महाराजा थे महमूदाबाद। तो इस तरफ ये अवध में सबसे बड़ी स्टेट महमूदाबाद रही है। और अभी तो राजा साहब जब जीते थे सुप्रीम कोर्ट से पूरा फाइनल इनका हो गया था, मगर सरकार ने फिर अधिग्रहण किया। तो ये मैं तो ये कहता हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है कि जब एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था तो फिर सरकार को नहीं करना चाहिए था, मगर सरकार ने तो ये तो गलत किया है। तो ये चीज़ ठीक नहीं है।
जैसे एक तो चीज हो गई कि शत्रु संपत्ति में उनकी संपत्ति चली गई, और ये जो है ये कह रहे हैं कि जो सीलिंग एक्ट है जिसमें एक आदमी जो है 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता, ये उसमें जा रही है। देखिए, अब चूंकि ये तो अभी तो इसका मैं देख रहा हूँ कि ये तो रोज आए दिन चलता रहता है। मैं शुरू से जब से देख रहा हूँ कि कभी ये होता है कभी वो होता है कि सीलिंग में, मगर वो कहीं कुछ नहीं हो पाता है। यथा स्थिति जो है वैसी बरकरार है। राजा रजवाड़ों और जमींदारों की जमीनों पर सीलिंग एक्ट एक शुरुआत भर है। इसके बाद बारी एनिमी प्रॉपर्टी या शत्रु संपत्ति की आने वाली है, जो भारत सरकार की एक बड़ी पहल है। सबसे पहले आप इस शत्रु संपत्ति के बारे में जान लीजिए। शब्द से ही साफ है, जो संपत्ति शत्रु यानी दुश्मन की है, यहां दुश्मन कोई इंसान या संगठन नहीं बल्कि मुल्क है। शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के मुताबिक 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान जो राजा रजवाड़े, जमींदार और नवाब पाकिस्तान चले गए, वो अपने घर, मकान, हवेलियां, कोठियां, जमीन छोड़ गए। यानी मालिकाना हक होने के बावजूद संपत्तियां यहां रह गईं और वो पराये मुल्क चले गए। ऐसी संपत्तियों पर सरकार का कब्जा हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश भर में 9,280 शत्रु संपत्तियां हैं, जिनकी कीमत करीब 1 लाख करोड़ रुपए है। यानी सरकार इन संपत्तियों से 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व कमा सकती है। यानी राजा महमूदाबाद जैसी संपत्तियों पर सरकार की बेचने वाली प्लानिंग की तलवार लटकी हुई है और सीलिंग एक्ट में जमीन जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अंग्रेजों के जमाने में सीतापुर का महमूदाबाद अवध की सबसे बड़ी रियासतों में से एक हुआ करती थी, लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि राजा महमूदाबाद की करीब 421 करोड़ की जो संपत्तियां हैं वो सरकार के पास चली जाएगी। लखनऊ में जो अवध अपर कलेक्टर प्रशासन है, उनकी कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है। ये पूरे आदेश की कॉपी हमारे पास है। ये बताती है कि राजा महमूदाबाद, जिनका नाम अमीर मोहम्मद खान है, उनकी सीतापुर में करीब 400 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 388 हेक्टेयर। इसी तरह से लखीमपुर में 11 करोड़ की प्रॉपर्टी है, करीब 10 हेक्टेयर, और बाराबंकी में 23 करोड़ की प्रॉपर्टी है, करीब 23 हेक्टेयर। तो इस तरह से इन तीनों जिलों में 421 करोड़ की प्रॉपर्टी सीलिंग एक्ट के मुताबिक ज्यादा है राजा साहब महमूदाबाद के पास। इन तीनों जिलों में करीब 721 हेक्टेयर जमीन राजा साहब महमूदाबाद की है, लेकिन इन जमीनों पर बाग है। इस तरह का ये जो महमूदाबाद में आपको राजा साहब महमूदाबाद का किला दिखाई दे रहा है, ये किला है, या जिन जमीनों पे स्कूल बने हुए हैं या जो ट्रस्ट बन गए हैं वो सरकार नहीं लेगी, लेकिन ये बाकी जमीनों को सरकार ले लेगी। राजा साहब महमूदाबाद के वकीलों का कहना है कि अभी वो जो ये जजमेंट आया है इसको पढ़ रहे हैं और इसके खिलाफ वो अपील करेंगे। 1965 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बाद भारत सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम तैयार किया, जिसके तहत भारत छोड़कर पाकिस्तान और चीन जाने वाले लोगों की संपत्तियों पर भारत सरकार का अधिकार होगा। लेकिन इस मामले में महमूदाबाद के राजा के वंशज मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान ने सरकार को चुनौती दी, क्योंकि जब बंटवारा हुआ था तब उनके वालिद आमिर अहमद खान इराक चले गए। बाद में सन 1957 में उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली, लेकिन बेटे अमीर मोहम्मद खान पाकिस्तान नहीं गए और भारतीय नागरिकता ले ली। लेकिन शत्रु एक्ट से अपनी संपत्ति बचाने के लिए उन्होंने तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार से मदद मांगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद राजा महमूदाबाद सुप्रीम कोर्ट चले गए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसला राजा के हक में दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, राजा साहब भारत के नागरिक हैं, किसी तरह से राष्ट्र के शत्रु नहीं हैं, लिहाजा उनकी सारी जायदाद उन्हें वापस कर दी जाए। हम ये जानना चाह रहे हैं कि मतलब एक ज़माने में उनकी कितनी बड़ी रियासत हुआ करती थी, यहाँ किस तरह का उनका रसूख था इस इलाके में। देखिए, यहाँ के ऊपर वो पीरियड तो मैंने नहीं देखा जब यहाँ पे स्टेट थी, मगर यहाँ की स्टेट से हर आदमी खुशहाल रहता था, खुश रहता था, सबका यहीं पे न्याय हो जाता था और बहुत अच्छा था यहाँ का माहौल। आप लोग इस इलाके में अफसोस कि इतनी ज़मीन चली जाएगी, मगर हम लोग तो यही चाहेंगे कि ऊपर ईश्वर से कि इनकी न जाए, क्योंकि ऐसे शख्स हैं ये राजा साहब
और फिर राजा साहब के बाप अगर चले गए थे तो पाकिस्तान, मगर राजा साहब की प्रॉपर्टी कहाँ थी? ये तो उनके दादा की थी प्रॉपर्टी, जो राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद ख़ान हैं, तो वो अपने दादा ही की प्रॉपर्टी पे लड़े सुप्रीम कोर्ट से। तो दादा की प्रॉपर्टी पे पोते का हक होता है, तो जहाँ राजा साहब की प्रॉपर्टी हो तो वहाँ ले। आप मतलब अन्याय हो रहा है आपके हिसाब से? ये तो अन्याय ही है, क्योंकि ये तो सरकार अन्याय कर ही रही है। जो इंडियन लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2017 में भारत सरकार ने 1968 के बने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में संशोधन करने का फैसला लिया। 17 मार्च 2017 को एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में अमेंडमेंट हो गया। नए कानून के हिसाब से शत्रु संपत्ति की परिभाषा बदल गई। अब उन लोगों की संपत्ति भी शत्रु संपत्ति मानी जाएगी जिनके पूर्वज पाकिस्तान चले गए और विरासत में संपत्तियां छोड़ गए, भले ही उनके वंशज भारतीय नागरिक हों। इसी संशोधन ने सरकार को सभी ऐसी प्रॉपर्टी बेचने का भी अधिकार दे दिया। और माता वैष्णो देवी का दरबार कैसे सफेद रंग की चादर से ढक गया, भारी बर्फबारी की मनमोहक तस्वीर ब्रेक के बाद। साल 2020 के दिसंबर महीने में दुनिया ने 2021 का ट्रेलर देख लिया है। एक दो नहीं 10 से ज्यादा देशों में कोरोना का नया स्ट्रेन देखा जा रहा है। साल 2021 में कोरोना वायरस अपग्रेड होकर यानी और खतरनाक होकर आने वाला है और पूरी दुनिया ने अभी से इससे एक नए मुकाबले की तैयारी भी शुरू कर दी है। साल 2021 में क्या करेगा कोरोना का नया स्ट्रेन, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। नए साल में कोरोना नई चुनौती लेकर आया है। ब्रिटेन, डेनमार्क, बेल्जियम, इटली और नाइजीरिया, हर देश में कोरोना का एक नया स्ट्रेन पैदा हो रहा है। नए साल में कोरोना के नए नए रूप सामने आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या साल 2021 साल 2020 से भी ज्यादा तबाही लाने वाला है? आखिर नए साल से ठीक पहले ये सवाल क्यों उठ रहा है? पूरी दुनिया कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से क्यों डर गई है? इस सवाल का जवाब आपको दुनिया के इस नक्शे में ढूंढने पर मिलेगा। सबसे पहले ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन सामने आया है। इसी तरह यूरोप के फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड और इटली में भी कोरोना का नया स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका में भी कोरोना का नया स्ट्रेन सामने आ चुका है। एशिया भी कोरोना के नए स्ट्रेन से अछूता नहीं है। हांगकांग और सिंगापुर में भी कोरोना का नया स्ट्रेन देखने को मिला है। 2021 में हर देश में एक नए तरह के कोरोना वायरस की कल्पना बहुत डरा देने वाली है, लेकिन ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है बल्कि ये 2021 की हकीकत बनने जा रहा है। यूरोप के तमाम देश कोरोना के इस नए स्ट्रेन से बेहद डरे हुए हैं। ये स्ट्रेन आखिर इंसान के जीवन के लिए इतना खतरनाक क्यों है, ये समझने के लिए आपको ये स्पेशल एनिमेशन देखना होगा। दरअसल कोरोना का एक वायरस जब भी किसी इंसान के अंदर जाता है तो उस इंसान के खान पान, बीमारियों, आदतों के हिसाब से अपने आप को नए रूप में ढाल लेता है। इसके बाद यही कोरोना वायरस जब स्प्रेड होता है तो एक नया रूप ले चुका होता है। इसी को नया स्ट्रेन कहा जा रहा है। इस तरह किसी तीसरे व्यक्ति के अंदर जाने पर कोरोना का यही नया स्ट्रेन नई जगह पर नए तरीके से म्यूटेट करके, खुद में बदलाव करके नए तरीके से सामने आ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोरोना वायरस के ये नए नए रूप, नए नए स्ट्रेन क्या किसी एक वैक्सीन से खत्म होने वाले हैं? सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पूरा का पूरा 2020 कोरोना से जंग की तैयारी में बीता है और अब जब 2021 में पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अभियान शुरू होने वाला था, तब कोरोना वायरस ने अपना रूप बदल लिया है, यानी कि अपनी ताकत और बढ़ा ली है। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि साल 2021 में वैक्सीन और कोरोना वायरस के बीच एक युद्ध चलने वाला है। जैसे जैसे कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन अपनी ताकत बढ़ाएगा, वैसे वैसे वैक्सीन को भी अपनी ताकत बढ़ानी होगी।
यानी साल 2021 में कोरोना वायरस और इंसान के बीच एक नई तरह की जंग शुरू होने वाली है। जैसे आप इस बात पर गौर कीजिए, दुनिया के करीब 50 देश अमेरिका की वैक्सीन फाइजर खरीदने का सौदा कर चुके हैं, लेकिन क्या फाइजर वैक्सीन इन 50 देशों में अलग अलग प्रकार के कोरोना के नए स्ट्रेन को खत्म कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है। हालांकि कई वैक्सीन कंपनियां इस तरह के दावे भी कर रही हैं कि उनकी वैक्सीन नए स्ट्रेन का मुकाबला करने में सक्षम है। मॉडर्ना उन कंपनियों में से एक है, लेकिन इसके बाद भी नए स्ट्रेन ने तमाम देशों में लोगों की जिंदगियों को दोबारा मुश्किल में डाल दिया है। मुझे डर है कि हमें और लॉकडाउन झेलना पड़ सकता है। अगर सरकार हम पर एक और लॉकडाउन थोपती है तो पहले से प्रभावित बिजनेस और ज्यादा प्रभावित होगा और बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ये हमें बहुत बुरी तरह प्रभावित करने जा रहा है। अगर आप दोबारा लॉकडाउन लगाते हैं तो हमें अर्थव्यवस्था से समझौता करना होगा। हमने देखा कि इस साल के शुरू में क्या हुआ, इतने कारोबार बंद हो गए, इतनी नौकरियां चली गईं और ये अच्छा नहीं था। लोगों के पास परिवार है, अगर फिर से लॉकडाउन हुआ तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। लेकिन कोरोना वायरस के इस स्ट्रेन के बारे में इससे भी कई ज्यादा खतरनाक जानकारियां सामने आ रही है। अकेले ब्रिटेन की बात की जाए तो यहां पर कोरोना वायरस के 20 से ज्यादा स्ट्रेन होने की जानकारी मिली है। यानी इस बात को इस तरह से समझिए कि अलग अलग इलाकों में कोरोना वायरस के 20 से ज्यादा स्ट्रेन के बारे में पता चला है। यानी इसने 20 से ज्यादा तरीकों से अपना रूप बदला है, म्यूटेट किया है। इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि ब्रिटेन में सिर्फ एक व्यक्ति के अंदर ही कोरोना वायरस के 23 म्यूटेशंस का पता चला है। यानी सिर्फ एक व्यक्ति के अंदर ही कोरोना वायरस के 23 प्रकार पाए गए हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर साल 2021 में कोरोना का ये नया स्ट्रेन कितना खतरनाक साबित होने वाला है। इस बारे में बहुत जल्दी कुछ निष्कर्ष निकालना आसान नहीं है, क्योंकि वायरस का असर दिखने में भी 15 दिन लगते हैं। फिर भी ब्रिटेन के एक्सपर्ट्स ने कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में कुछ अनुमान जरूर लगाए हैं। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन की एक स्टडी के मुताबिक कोरोना वायरस का नया म्यूटेशन 56% ज्यादा संक्रामक है। इसका मतलब यह हुआ कि पहले अगर कोरोना से पीड़ित कोई व्यक्ति 10 लोगों को ही संक्रमित कर पा रहा था, तो अब कोरोना के नए स्ट्रेन से पीड़ित व्यक्ति 15 से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसका एक मतलब यह भी है कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन कोरोना वायरस फैलने की रफ्तार को और ज्यादा तेज कर सकता है। अब तक दुनिया में कोरोना के 8 करोड़ मामले सामने आ चुके हैं। वायरस दुनिया में अब तक 17,40,000 लोगों की जान ले चुका है और इस डर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी डरा दिया है। No evidence to suggest the vaccine will be any less effective against अब तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जो ये बता सके कि वायरस के नए स्ट्रेन पर वैक्सीन काम नहीं करेगी। हमारे एक्सपर्ट हमें इस पर और जानकारी दे रहे हैं। हम इसके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं, लेकिन हमें इसके बारे में इतना पता है कि हमें इसे रोकने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। वायरस का नया स्ट्रेन काफी तेजी से फैल रहा है, इसलिए हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। जब वायरस अपने फैलने का तरीका बदल रहा है तो हमें बतौर देश इससे लड़ने का तरीका भी बदलना होगा और हम यही कर रहे हैं। We as a country have to change our method of defense, and that's what we're doing. कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन ये आशंका हर किसी के मन में है। क्या कोरोना वायरस का ये नया स्ट्रेन साल 2021 में और ज्यादा लोगों की जानें ले सकता है? क्या और ज्यादा लोगों को ये बीमार कर सकता है? और इसी आशंका से घबराकर ब्रिटेन की सरकार ने दोबारा लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। अब यहाँ के लोग दोबारा लॉकडाउन की वजह से परेशान नजर आ रहे हैं। साल 1939 से साल 1945 के बीच दूसरे विश्व युद्ध में 2 करोड़ लोगों की मौत हुई थी, लेकिन साल 2020 में कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में 17,40,000 मौतें हुई हैं। अगर औसत निकालें तो दूसरे विश्व युद्ध में हर दिन करीब 9,000 लोग मर रहे थे, लेकिन कोरोना वायरस से हर दिन 4,700 लोगों की मौत हुई है। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है और इसके बहुत तेजी से फैलने का खतरा बना हुआ है।
यूरोप में लोग क्रिसमस मनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कोरोना के एक नए स्ट्रेन के चलते अब दोबारा सब कुछ ठप होने की स्थिति बन सकती है और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है अर्थव्यवस्था पर। Yesterday, the UK government announced that यूके सरकार ने ये घोषणा की है कि बॉर्डर सिर्फ जरूरी यात्राओं के लिए ही खुलेंगे। इसलिए अब हम क्रिसमस पर घर नहीं जा सकेंगे क्योंकि मेरी फ्लाइट भी कैंसिल हो गई है। अब एक बार फिर मैं फंस गया हूँ, जिससे काफी परेशान हो रहा हूँ। ये बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, ये लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। हो सकता है कि हम कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हों, लेकिन इस पर मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है कि क्या हो सकता है। इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए और सुरक्षित रहना चाहिए। 2021 शायद कुछ अलग हो। मैं मैनचेस्टर और लंदन से आ रही थी, सिर्फ एक स्टॉप था, तो मुझे लगता है कि मैनचेस्टर से बेल्जियम में यात्रा कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की अनुमति तभी है जब आप अपने परिवार को देखने के लिए वापस जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की परिस्थितियों में यात्रा करने की बजाय क्रिसमस के दिन अकेले रहना ज्यादा परेशान करने वाला है। मैं खतरा मोल लूंगी और क्रिसमस के दिन अकेले नहीं रहूंगी। बड़ी बात यह है कि नए स्ट्रेन पर यह दावा अभी सिर्फ एक देश की तरफ से ही किया गया है। बाकी देशों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन कितना खतरनाक हो सकता है, इस पर रिसर्च करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वायरस का पता लगाने की जैसी टेक्नोलॉजी ब्रिटेन के पास है, वैसी हर देश के पास नहीं है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने कोरोना के म्यूटेशन का पता लगाने के लिए 1 लाख सैंपल की जांच की है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने 1 लाख सैंपल्स की जेनेटिक हिस्ट्री खंगाली है। कोरोना वायरस के म्यूटेशन और इसके स्ट्रेन का पता लगाना इतना भी आसान नहीं है। इसकी जेनेटिक हिस्ट्री को जानने के लिए, समझने के लिए रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत होती है और जिस तेजी से ये कोरोना वायरस म्यूटेट कर रहा है, इसके लिए जिन रेडियोलॉजिस्ट की संख्या की जरूरत होती है उतनी तो इस दुनिया में है ही नहीं। ऐसे में इस म्यूटेशन के बारे में समझना, कोरोना वायरस को समझना अब और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। We haven't done any functional studies. हमने इस पर कोई भी स्टडी नहीं की है। हमने इसकी स्टडी भी नहीं की है कि इस वायरस का नया प्रकार कैसे प्रभावित करता है। हमें ये भी नहीं पता कि वायरस का संक्रमण इससे कितना प्रभावित हुआ है। Or even virulence, right, of the virus. कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन WHO भी अभी इस वायरस के खतरे पर साफ साफ कुछ कहने की स्थिति में नहीं है।